हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम ग्रामीण एवं कृषि विपणन में यूनिट 5 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कृषि पदार्थों का पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होते हैं उसमें, किस प्रकार से अच्छी पैकिंग की विशेषताएं होती हैं। तो कृषि पदार्थों का पैकेजिंग मीन्स होता है कि किसी भी वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने हेतु और सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जब उसे किसी एक कार्टून में, बोरे में या किसी रैपर में पैक किया जाता है तो वो कहलाता है पैकेजिंग। ठीक है ना। हम किसी भी सामान को पैक करते हैं, क्यों करते हैं उस सामान को? पहला उद्देश्य हमारा रहता है कि व्यवस्थित जो है वह सामान पैक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। दूसरा, वह अट्रैक्टिव बन जाए। गिफ्ट रैपर लगाते हैं हम, अट्रैक्टिव बन जाए। तो यही उद्देश्य जो है वह कृषि पदार्थों की पैकेजिंग का। जैसे अनाज जो होता है जनरली बोरों में भरा जाता है, तो वो बोरे क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, उठाने में जो है हमको इजी हो जाते हैं। तो पैकेजिंग का उद्देश्य, पैकेजिंग जो है हम क्यों करते हैं? दूसरी पहली चीज तो सुरक्षा प्रदान करना है कि गीला बारिश आ रही है धूप से बचाने के लिए, और दूसरी चीज हमारी सुविधा के लिए कि वह हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो वह इजीली चला जाए। अब हम बात करें इसकी कार्य की। क्या क्या कार्य किए जाते हैं, पैकेजिंग क्यों की जाती है? तो यह उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को। पैकेजिंग के कारण 100 ग्राम का भी यदि हमें सामान चाहिए तो मिल जाता है, 250 ग्राम का चाहिए, 500 ग्राम का चाहिए है, 4 किलो का चाहिए, 10 किलो का। तो पैकेजिंग के कारण हमें जितनी क्वांटिटी का सामान चाहिए है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। विक्रय प्रवर्तन, कुछ लोग बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी मात्रा में खरीदते हैं। तो सबके हिसाब से यदि पैकिंग रहती है, कोई सा भी हम उदाहरण देख लें, तो उसके कारण क्या होगा कि विक्रय बढ़ेगा। विक्रय का प्रवर्तन मतलब विक्रय का बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा सामान की बिक्री होगी। यदि आपकी दुकान पर केवल 1 किलो का सामान मिलता है, आप 100 ग्राम 200 ग्राम सामान नहीं रख रहे हैं, तो जो छोटे कस्टमर हैं जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है, अकेले हैं, जिनके साथ परिवार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता क्या होगी, वह वापस चला जाएगा, तो आपका विक्रय कम होगा। सुरक्षा प्रदान करना तो है ही, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौसम की उसके कारण, और दूसरा चोरी के कारण, और टूट फूट या इसके कारण भी सुरक्षा सुविधा हो जाती है। अनाज को हम यदि ऐसे ही ले जाएं तो ले जाना इनकन्वीनियंट रहेगा, असुविधा रहेगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की सुविधा। मितव्ययिता, पैकिंग करने से जो सामान हमारा 10 बार में जाए वह एक ही बार में हम इजीली ले जा सकते हैं, तो जो लाने ले जाने का जो खर्च है वह कम होता है। पहचान, पैकिंग से ही हम किसी वस्तु को पहचानते हैं। जैसे कोई भी है उस पर पैकिंग रहती है, लेबल लिखा रहता है, उस पर लेबल लगा हुआ रहता है, हम इजीली जान सकते हैं कि ये कोलगेट है या पॉन्ड्स का है। तो पैकिंग जो है वह पहचान भी देता है। हम पैकिंग देखकर छोटा बच्चा भी बता देता है कि यह बिस्किट का पैकेट है या चॉकलेट का पैकेट है। विभेदीकरण, पैकिंग के थ्रू हम एक ही प्रोडक्ट को जो है वह अलग अलग उसमें कर सकते हैं। जैसे तेल की शीशी हम देखें, पैराशूट तेल की, तो अलग अलग क्वांटिटी में आती है, पैकिंग अलग अलग रहती है, तो हम वस्तु को अलग अलग प्रकार भी दे सकते हैं। फिर विक्रय में सहायता, पैकिंग के कारण जो है सेल्स में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, ये है इसके कार्य। अब अच्छी पैकिंग में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि आपका जो माल है, जो भी प्रोडक्ट है, किस तरह की पैकिंग में हो? अट्रैक्टिव हो, ध्यान आकर्षित करने वाला हो। तो किसी भी वस्तु की पैकिंग कैसे होना चाहिए? इस प्रकार की होना चाहिए कि कस्टमर का ध्यान आकर्षित हो। पहचान, पैकिंग से ही पहचान बनती है। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड लेवल हम समझ लें तो उनका जो पहचान है वह उनकी पैकिंग ही है। फिर है रुचि उत्पन्न करना, पैकिंग इस प्रकार की होना चाहिए कि वह देखते ही लोग उसको खरीदने के बारे में सोचे। सुरक्षा, पैकिंग इस प्रकार की हो कि केवल दिखावे की नहीं होना चाहिए, जो गुड्स उसमें रखा हुआ है, जो माल उसमें रखा हुआ है वह सुरक्षित भी होना चाहिए। तो पैकिंग हमेशा इस प्रकार की हो, अट्रैक्टिव तो हो लेकिन साथ में सुरक्षा भी प्रदान करे। उत्पाद की छवि, पैकिंग जो है ऐसा नहीं होना चाहिए पैकिंग में
कि बाहर कुछ और दिख रहा है, पैकिंग से लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है और अंदर छोटा सा सामान है। तो पैकिंग जो है, जो प्रोडक्ट है, उसकी छवि के हिसाब से होना चाहिए। जैसे भगवान के संबंध में हम यदि कोई चीज बेचना चाह रहे हैं तो उसकी पैकिंग के संबंध में हम विशेष तौर पे अगर रहे कि उसमें जो फोटो है भगवान की लगाएं। यदि कुछ अलग चीज की फोटो लगा देंगे तो वो गलत इंप्रेशन है। तो पैकिंग करते समय हमें उसकी छवि का ध्यान रखना है। उपयोगिता, जो पैकिंग हम कर रहे हैं उसमें आप पूरी उपयोगिता के बारे में लिखिए कि ये जो हम सामान इसके अंदर है, जैसे जनरली हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक आइटम है, सब में उसकी उपयोगिता लिखी रहती है कि कैसे उपयोग करना है, कितने दिन। और सुविधा, पैकिंग इस प्रकार की हो कि किसी भी कस्टमर को ले जाने में, कहीं भी ले जाना है तो वह सुविधाजनक हो। फिर पैकिंग की नीतियां, जो कंपनीज होती हैं या हम ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें तो कितने प्रकार की नीतियां जो है वो बना सकता है। तो पैकिंग में परिवर्तन नीति, पैकिंग में परिवर्तन नीति, इसके अंतर्गत इस प्रकार की नीति बनाई जाती है पैकिंग से संबंधित कि वह प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, बाजार की स्थितियों को देखते हुए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अपनी पैकिंग में इजीली परिवर्तन कर सके। और परिवर्तन इस प्रकार का हो कि कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी पैकिंग हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा सके। फिर पुनः प्रयोग पैकेजिंग नीति बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो कंटेनर हम लेकर आते हैं जनरली तेल में, वह क्या होता है, वापस हो जाता है। कोको कोला वगैरह हम यूज करते हैं, पीते हैं और वो उसकी बॉटल फिर से रीयूज हो जाती है। तो पुनः प्रयोग पैकेजिंग नीति, तो यह जो नीति है, इस प्रकार की नीति के अंतर्गत पैकिंग इस प्रकार के कंटेनर में, इस प्रकार की चीजों में की जाती है जो कस्टमर यूज करने के बाद जो है वापस लेकर आ जाए। तो इसकी भी नीति बहुत विस्तृत रूप से बनती है। कुछ कस्टमर उसको रख लेते हैं वापस, तो माल के मूल्य में शामिल करना है, नहीं करना है, कितना वापस लेना है, तो बहुत सारे डिसीजंस इसमें लेने रहते हैं। फिर पैकेजिंग उत्पाद रेखा, यदि आपकी जो प्रोडक्ट है वह एक, उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो पैकेजिंग में कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक ही ब्रांड की पैकिंग में जो है कुछ कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए। तो पैकेजिंग उत्पाद रेखा, जब एक ही कंपनी बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी पैकिंग में समानता दिखनी चाहिए कि यह टाटा का ही प्रोडक्ट है, यह जो है कोलगेट का ही प्रोडक्ट है। कस्टमर को देखते से ही समझ में आना चाहिए, तो उसकी नीति अलग रहेगी। बहु पैकेजिंग नीति, गिफ्ट बॉक्स हमने देखे हुए हैं जिसमें चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स एक साथ रखे हुए हैं, या तेल, कंघा और इस टाइप की चीजें, या कॉस्मेटिक आइटम में लेडीज के जो है उसमें नेल पेंट भी रखा हुआ है, लिपस्टिक भी रखे हुए, इस प्रकार का गिफ्ट पैक तैयार करना। तो इस प्रकार की नीतियां भी बनाई जाती हैं। तो ये सब नीतियां जो है डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है और आपके कस्टमर किस टाइप के हैं और उनकी इच्छाएं क्या है। तो ये है स्टूडेंट कृषि पदार्थों की पैकेजिंग, जिसमें आपको कार्य आ सकते हैं, नीतियां आ सकती है, या अच्छी पैकेजिंग में कौन कौन से गुण होना चाहिए वो आपको आ सकता है। अब हम बात करेंगे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है परिवहन? परिवहन मीन्स होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सोर्स, माध्यम, वह परिवहन होता है। जैसे किसानों ने अपना प्रोडक्ट, फसल काट ली है, अब उस प्रोडक्ट को, उस अनाज को उन्हें मंडी तक पहुंचाना है, तो मंडी तक पहुंचाने के लिए वो कौन सा साधन उपयोग करेंगे? तो वह आंसर आप इसमें लिखेंगे। कौन सा साधन उपयोग करते हैं? ट्रक यूज करते हैं, टेम्पो यूज करते हैं, बैलगाड़ी जो है वह यूज करते हैं। तो जो भी साधन इसमें जो है उपयोग करते हैं वह हमको साधन में लिखना है। फिर महत्व क्या है? परिवहन का मतलब यातायात के साधन का जो माल पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उपयोग करते हैं। क्या फायदे होते हैं इससे? क्या होता है, जब माल हम एक स्थान, जब हमने माल बना लिया, किसानों ने फसल उगा ली, अब उसको सही समय पर यदि मंडी में पहुंचा देंगे तो क्या क्या फायदे होंगे? कृषि के क्षेत्र में वृद्धि होगी, हमको उन्नत टेक्नोलॉजी के खाद भी मिल जाएगी, परिवहन के साधनों से शहरों से कनेक्शन बना रहेगा, खेती का स्वरूप बदल जाएगा। पहले हमारे यहाँ हल बखर से जो है बैलों की सहायता से खेती होती थी, अब धीरे धीरे जब शहरों परिवहन के साधन बढ़ने लगे, शहरों से कनेक्शन हुआ, तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजी बदली, ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, तो मानव के ऊपर, मतलब इंसानों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, ऑटोमेशन हो गया है, बहुत सा काम खेती में अब मशीनों की सहायता से होने लगा है। विपणन में मतलब
जो किसानों ने फसल तैयार कर ली है उसको बेचने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इजीली आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। सघन कृषि, एक होता है विस्तृत, ज्यादा से ज्यादा एरिया में खेती करना, एक होता है सघन मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा फसल लेना। तो अभी जैसे वर्तमान में हम देखें तो 3 फसल किसान लेता है, गेहूं की, सोयाबीन की और मूंग की। तो सघन कृषि क्यों संभव हुई है? शहरों से परिवहन के साधनों के कारण शहरों से कनेक्शन हुआ, खाद और बीज इजीली मिलने लगे हैं, हमें उन्नत प्रकार के जो है बीज मिलने लगे हैं, तो उसके कारण जो है सघन कृषि का यंत्रीकरण हो गया। ग्रामीण विकास, नेचुरली यह सब चीजें बढ़ेंगी तो गांव का विकास तो है ही, और आवश्यकताओं की पूर्ति परिवहन के साधनों से जो गांव के किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको आवश्यकताओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं, साबुन है, कपड़ा है, शैम्पू है, वह इजीली मिलने लगा। तो परिवहन के साधनों का महत्व होता है। अब परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले तत्व, परिवहन लागत को, हमसे किराया यहाँ से दिल्ली जाने का, बॉम्बे जाने का और एक भोपाल जाने का किराया यदि हम बात करें तो तीनों जगह का किराया अलग अलग क्यों है? दूरी के कारण अंतर आता है। तो पहला जो है परिवहन लागत कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी, वो फैक्टर हमें बताने हैं। तो दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी परिवहन लागत लगेगी, कम होगी कम लगेगी। उत्पाद की मात्रा, आप माल कितना भेज रहे हैं उस पे भी आपकी लागत, यदि आप 10 किलो माल भेज रहे हैं और 10 क्विंटल माल भेज रहे हैं, परिवहन की लागत उस पर भी डिपेंड करती है। परिवहन का तरीका कौन सा उपयोग कर रहे हैं, आप यदि जो है टेम्पो का उपयोग कर रहे हैं, आप यदि ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, आप ट्रक का, उस पर सड़कों की स्थिति कैसी है, स्थिति बहुत खराब है तो समय ज्यादा लगेगा तो किराया भी ज्यादा लगेगा। फिर उत्पादनों का स्वभाव, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका नेचर मौसमी है, टिकाऊ है, उसके कारण भी। तो ये है स्टूडेंट हमारा परिवहन लागत को प्रभावित करने वाले तत्व। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा इसमें कि जो कृषि उपज है उसकी ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, श्रेणीयन एवं प्रमापीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए श्रेणीयन, श्रेणी ग्रेडिंग करना, इट मीन्स क्या करना है हमें, एक ही वस्तु है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें गेहूं, गेहूं जो है उसके 4 पार्ट करना। अब क्या 4 भाग करना, श्रेणी मतलब कैटेगरी बनाना। तो अब गेहूं की 4 कैटेगरी जो है हम क्या ऐसे ही मन से बना देंगे? नहीं, हम ग्रेडिंग जो है कैसी बनाएंगे, एक जैसी विशेषता रखने वाली, एक जैसी कुछ भी विशेषता कुछ भी हो सकती है, एक जैसे मूल्य वाली या एक जैसे कलर वाली, एक जैसी डिजाइन वाली। तो जब कृषि उत्पादों को उनकी विशेषता के आधार पर एक ही वस्तु को अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणीयन कहना, ग्रेडिंग करना, ठीक है। और प्रमापीकरण, प्रमापीकरण जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो है कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं, जैसे जनरली ये चलता है खाने के सामान में। अब खाने का सामान में यह जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में अधिनियम बनाए गए हैं और उसमें स्टैंडर्ड बताया गया है। जैसे हम समझें कि जितने भी खाने के सामान जो रहते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डलता है। अब प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जो किसी भी मानव इंसान के लिए हानिकारक न हो, तो उसका स्टैंडर्ड जो है वह लिखा हुआ है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट है, आप वह प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड चेक कर लें कि वह उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है उसमें लिखा है कि आप प्रिजर्वेटिव इतना % ही डाल सकते हैं और आपने अपने प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा डाल दिया। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आप दंड लग सकता है। तो श्रेणीयन मीन्स होता है एक जैसी विशेषता रखने वाले पदार्थों को एक ग्रुप में रखना, एक समूह में रखना और उसको नाम देना।
और प्रमापीकरण मीन्स होता है, स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है कि सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु के संबंध में जो प्रमाप निर्धारित किए गए हैं, वस्तु उस प्रमाप के अनुसार बनाना या निर्धारित करना, ये होता है प्रमापीकरण। ठीक है। अब श्रेणीयन और प्रमापीकरण के आधार, किस आधार पर आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये 4 भाग जो हम कर रहे हैं सॉरी, ये 4 भाग जो हम कर रहे हैं वो किस आधार पर कर सकते हैं? उपयोगकर्ता की विशेषताएं, जो उपयोग करने वाला है उसके हिसाब से हम चीजों की यदि ग्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके आधार पर कर सकते हैं। लागत के आधार पर एक जैसा मूल्य रखने वाली वस्तुएं जो है हम अलग रखेंगे। दूसरे मूल्य की, जैसे हमारे पास 4 मूल्य की वस्तुएं हैं, 15 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 25 रुपए वाली और 50 रुपए वाली, तो हम क्या करेंगे, एक ग्रेड बना लेंगे, 15 रुपए वाली, एक 20 रुपए वाली, एक 25 रुपए वाली। फिर प्रमापों की अर्थपूर्ण श्रेणी, जो भी हम ग्रेडिंग करेंगे उसमें विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं ग्रेडिंग हमारी किसी काम की नहीं हो, कोई मतलब नहीं रखती हो, अर्थ नहीं रखती हो। तो ग्रेडिंग जब भी हम करेंगे वह अर्थपूर्ण होनी चाहिए और श्रेणी जो है वह सही होनी चाहिए। फिर प्रमाप अर्थपूर्ण हो, जो स्टैंडर्ड आप डिसाइड कर रहे हैं कि जो सरकार ने निर्धारित किए हैं और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके अपने खुद के स्टैंडर्ड रहते हैं, तो वह स्टैंडर्ड आप इस प्रकार से निर्धारित करिए कि उसको फॉलो करना इजी हो। फिर सही व एकरूप, हमेशा जो मानक तय किए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वह सही होना चाहिए और एक जैसे होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो श्रेणीयन और प्रमाणीकरण का आधार ये हो सकता है। अब हम बात करें इससे क्या लाभ होते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ हम बात कर रहे हैं सभी जगह कृषि उपज की। कृषि उपज में गेहूं का श्रेणीकरण कैसे करोगे, गेहूं का स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड करोगे, तो गेहूं की श्रेणीकरण में अलग अलग कैटेगरी आप बना सकते हैं मूल्य के आधार पर, या जैसे कुछ गेहूं पानी लगने के कारण थोड़ा सूख जाता है, उसका साइज छोटा होता है, तो ऐसा कैटेगरी अलग कर सकते हो आप। ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन, तो गेहूं की जो है अलग अलग ब्रांड होती है, अलग अलग टाइप होते हैं, तो आपका कौन से टाइप का, तो वो स्टैंडर्ड का है या नहीं है, तो वो चीज स्टैंडर्डाइजेशन। इसके लाभ क्या होंगे, इससे जो हमारे सामान्यतः हम लाभ पढ़ते आ रहे हैं वही लाभ स्टूडेंट्स हमें लिखना है कि क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगी ग्रेडीकरण से, मूल्य निर्धारण में वृद्धि होगी, माल को बेचने में वृद्धि होगी, और माल को बेचने से वृद्धि होगी तो विक्रय में वृद्धि। तो इस प्रकार से जो लाभ है आपके, इन जनरल लाभ जो है इसमें आपके रहेंगे ग्रेडिंग से क्या लाभ होते हैं। अब क्या क्या कठिनाइयां आती हैं जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो पहले तो अज्ञानता, मतलब किसान इतना अवेयर नहीं होता है, या जो व्यक्ति ग्रेडिंग कर रहा है वो इतना शिक्षित नहीं होता उसके कारण। फिर इस प्रमापीकरण के बारे में जानकारी नहीं, एक जैसी विशेषता रखने वाली वस्तुओं का अभाव, तो इस प्रकार से कठिनाइयों में हमें यह जो हमने, फिर प्रमाप अर्थपूर्ण नहीं है, फिर प्रमापों का उद्देश्य निश्चित नहीं रहता है, फिर प्रमाप जो है उसके बारे में लोगों की जानकारी न होने के कारण वह सही साबित नहीं होते, तो ये इसकी कठिनाइयां हैं ग्रेडिंग की। ठीक है। अब भारत में जो प्रमापीकरण का है शुरुआत हुई है, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रमापीकरण अभी शुरू किए गए हैं। कृषि पदार्थ जो कृषि से संबंधित होते हैं, निर्मित वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं में भी प्रमापीकरण स्टार्ट किया गया है, जैसे कि खाने पीने की वस्तुओं में एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि इससे नीचे का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसके अलावा दवाइयाँ जो है वह एक स्टैंडर्ड के होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव आइटम जितने भी रहते हैं वो एक स्टैंडर्ड के होना चाहिए। तो ऐसे सभी साधन, ऐसे सभी प्रोडक्ट जो वस्तु की स्वास्थ्य से, मानव के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, इंसानों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उन सब का स्टैंडर्ड जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। और कोई भी कंपनी यदि प्रोडक्ट ऐसा बनाती है जो उसके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, जैसे आपने बीच में एक एग्जांपल मैगी का सुना होगा कि बीच में मैगी में एक तत्व जो है वह स्टैंडर्ड से ज्यादा था, तो मैगी पर बैन लग गया था कि वह अब मैगी नहीं बिकेगी। फिर उसके बाद कोर्ट में केस हुआ और उस केस में मैगी कंपनी जो बना रही थी नेस्ले, उसने प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आफ्टर देन मैगी फिर से शुरू हो गई। तो वहां क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो
कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उसमें यह बताया गया था कि जो मैगी है वह स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उत्पादन कर रही है, उसमें ऐसे तत्व डाल रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो निर्मित वस्तुओं में प्रमाणीकरण इसलिए जरूरी। फिर निर्यात वस्तुएं, जो वस्तुएं हमारे देश से बाहर जाती है उसका भी स्टैंडर्डाइज, मतलब चूंकि वह दूसरे देश में जाकर बिकने वाली है, भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाली है, तो उसका भी स्टैंडर्ड मतलब प्रमाणीकरण होना जरूरी है। तो ये सब इन तीनों चीजों के लिए अधिनियम बन गए हैं और उन अधिनियम में इन सभी के अलग अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। ठीक है, कृषि पदार्थ में हमारे सारी चीजें जाएंगी, गेहूं, चना, फल, सब्जियां, तो इन सब के बारे में लिखा गया है। तो ये है स्टूडेंट हमारा ग्रेडिंग क्या होती है और प्रमाणीकरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। किसान के द्वारा जो फसल उगाई जाती है वह स्टोरेज करके रखी जाती है और स्टोरेज के बाद जो है वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है। तो क्या अर्थ होता है इसका? स्टोरेज मीन्स किसी भी वस्तु के उत्पादन और उपभोग में अंतर होता है, समय का अंतर होता है। उदाहरण के लिए गेहूं है, गेहूं उगाए जाते हैं जिसका उपयोग हम साल भर करते हैं। अब उस साल भर तक उसे सुरक्षित रखना, या तो किसान सुरक्षित रखे या जो कस्टमर है वह सुरक्षित रखे। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं कि स्टोरेज क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? चूंकि उत्पादन किसी भी व्यक्ति के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और उपभोग में समय का अंतर होता है, तो उस समय तक उस वस्तु को इकट्ठा करके रखना वह संग्रहण कहलाता है। और संग्रहण करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है गोडाउन्स की, वेयर हाउसिंग की। अब वेयर हाउस कितने प्रकार के होते हैं? किसान जो है अपना माल, जो भी फसल है वो कितनी जगह पे रख सकता है? तो निजी भंडार, प्राइवेट गोडाउन्स रहते हैं, वेयर हाउस रहते हैं, वहां रख सकता है, किराया लिया जाता है जहाँ पे। सार्वजनिक भंडार, ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, पूरा मेंटेनेंस जो है सरकार देखती है। तो एक निश्चित किराया देकर आप अपना जो सामान है, जो भी फसल है, उसको रख सकते हैं। सरकारी भंडार, सरकार के नियंत्रण के अधीन चलने वाले गोडाउन्स, वेयर हाउस जो है वो सरकारी भंडार होते हैं। और सरकारी शब्द लिखा, इसका मतलब क्या है कि वह सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। फिर बंधक भंडार, बंधक भंडार जो है जनरली जो माल निर्यात होने वाला रहता है वहां रहते हैं, जहां पर जो माल जाने वाला है या कहीं से दूसरी कंट्री से आया है, तो वहां पर उस माल को रखा जाता है। उसके बाद जो कस्टमर है, जो ग्राहक है जिसने माल बुलवाया है, वह उस माल को पैसे देकर छुड़वाता, मतलब बिल्टी दिखाता है और उस पैसे, जो माल है उसके संबंध में ड्यूटीज, जो भी कर वगैरह पे करना है, उसको चुकाकर वह लेकर आता है। कोल्ड स्टोरेज, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब होने वाले रहते हैं और उनको लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जहां पर एक विशेष तापमान को जो उस वस्तु के लिए रिक्वायर्ड होता है वह मेंटेन किया जाता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज वाला आपको अलग से भी आ सकता है कि कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं। तो यदि हम फल और सब्जियों की बात करें, दूध और दही की बात करें, तो यह जो है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। तो इनको स्टोरेज करने के लिए, संग्रहित करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो वह तापमान जहां पर मेंटेन किया जाता है, ऐसे गोडाउन को, ऐसे वेयर हाउस को क्या बोलते हैं? शीत भंडार, कोल्ड स्टोरेज, जहां पर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जो है मेंटेन करके रखी जाती हैं। ठीक है, पर इनकी भी एक निर्धारित समयावधि होती है, लागत होती है। इसके क्या फायदे होते हैं? तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हमें लंबे समय तक मिलती है। फिर हर व्यक्ति जो है कोल्ड स्टोरेज नहीं रख सकता है, तो सरकार के द्वारा स्थापित कोल्ड स्टोरेज में वह इजीली वह रख सकता है। मांग और पूर्ति में समायोजन बना रहता है। जैसे अभी बहुत ज्यादा सब्जियां आ रही हैं और कोल्ड स्टोरेज में रख दी तो हमें जब सब्जियां नहीं आ रही होंगी तब भी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार मांग और पूर्ति में समायोजन बना रहता है। तो ये है आपका भंडारण। क्या लाभ होते हैं, क्या कठिनाइयां हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लाभ क्या होंगे? यदि प्रॉपर वेयर हाउसिंग हो जाएगी, गोडाउन्स मिल जाएंगे, तो किसानों को क्या फायदे होंगे वह आप लिख सकते हैं। फिर हम प्रोसेसिंग, कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं,
उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। क्या हम डायरेक्ट फसल काट कर उसे बेच सकते हैं? नहीं, सभी फसल में प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्रोसेसिंग मीन्स होता है कि जो माल, जो प्रोडक्ट हमें कृषि कार्यों से मिला है, उस प्रोडक्ट को बेचने लायक बनाने की स्थिति में जो भी प्रक्रिया की जाती है वह उसकी प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे गेहूं हम लें तो गेहूं क्या कटा और हमने उसको मार्केट में बेच दिया? नहीं, गेहूं कटने के बाद सुखाया जाता है और उसके बाद जो है, जो भूसा रहता है उसकी जो ऊपर की कवर रहती है उसे अलग किया जाता है, छाना जाता है, साफ किया जाता है, देन उसको जो है वह बेचने योग्य बन जाता है। ऐसे जूट जो होता है, जूट काट कर उसे सुखाया जाता है, फिर उसकी जड़ों को पानी से भिगोया जाता है, वो नरम हो जाती है, देन वो सफेद हो जाता है जूट। इस प्रकार से हर जो कृषि का उत्पाद है जो औद्योगिक रूप में काम आता है वह प्रोसेसिंग से गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारी यूनिट 5th, जिसमें हमने पैकेजिंग क्या होता है और ग्रेडिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, और किस प्रकार से कृषि उत्पादों को संग्रहित और वेयर हाउस में रखा जाता है।